हेलो दोस्तों। नमस्ते, नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून, नमो नमः। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं अशोक कालीन अभिलेख। ठीक है, अशोक कालीन अभिलेख कितने हैं, यह अशोक कालीन अभिलेख में जो है किस भाषा में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है, और जो है अशोक का नाम कहाँ प्राप्त होता है, किस अभिलेख से प्राप्त होता है, और जो है इनके अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, किस किस देशों में प्राप्त होते हैं, यह सभी जो हम बातें आज इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। इसके कल के क्लास में दोस्तों हम जूनागढ़ जो है अभिलेख गिरनार की जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको पढ़ा दिए हैं। वहाँ पे 3 राजाओं ने अपने अभिलेख लिखाए हैं। तो कौन से राजा थे जो वहाँ पे उनके अभिलेख वहाँ पे प्राप्त होते हैं गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख में, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अशोक कालीन अभिलेख। तो यहाँ पे अशोक कालीन अभिलेख जो हमारा पहला पॉइंट है वह कहता है कि अशोक कालीन अभिलेख की कुल संख्या कितनी है, तो 33 प्राप्त होती है। ठीक है, कहा जाता है कि उन्होंने कुल 33 अभिलेखों की अभिलेख लिखवाए। ठीक है, कुछ अभिलेख उनके जो है चट्टानों पर है, शिलाओं पे है, और जो है कुछ अभिलेख उनके जो है स्तंभों पर है। ठीक है, स्तंभ पे भी है, और जो है चट्टानों पर भी इनके जो है अभिलेख प्राप्त होते हैं, किनके, अशोक के। ठीक है, तो कौन से अभिलेख चट्टानों पे प्राप्त हैं, कौन से स्तंभ प्राप्त है, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि कुल अभिलेखों की संख्या इनकी कितनी है, 33 मानी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि जो जो प्राप्त हुए हैं, जो मुख्य रूप से जो प्राप्त अभिलेख है अशोक के, वह 13 ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 13 अभिलेख प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि अशोक कालीन अभिलेख की कुल संख्या 33 है। तो ये पूछ सकेगा कि अशोक कालीन अभिलेख की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 33 है, 33 है। ठीक है, तो यहाँ पे यह क्वेश्चन होगा। और वर्तमान में कितने उपलब्ध है, तो 13 उपलब्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि अशोक कालीन जो है उनकी लिपि क्या है। ठीक है, तो जो उनके अभिलेख 33 है, तो उनकी 2 लिपि है, एक ब्राह्मी लिपि है, एक खरोष्ठी लिपि है। अशोक ने अपने अभिलेखों को 2 लिपियों में लिखवाया, एक ब्राह्मी लिपि में, एक खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि जो है कितने परसेंट जो है ब्राह्मी लिपि है, और कितने परसेंट जो है खरोष्ठी लिपि है। तो इनके जो कहा जाता है 33 अभिलेख लिखे गए हैं, तो उनमें से 98% जो है वह जो है ब्राह्मी लिपि में है। यानी कि सबसे ज़्यादा इनके स्तंभ जो है, इनके लेख जो है, अभिलेख जो है, वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन खरोष्ठी लिपि उनका 2%, यानी कि 2 ही अभिलेख उनका जो है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। एक है शाहबाज गढ़ी जो है अभिलेख, और दूसरा है मानसेरा या जो है मानसेहरा। ठीक है, मानसेरा या मानसेहरा दोनों होगा, सेहरा। ठीक है, मानसेरा और या मानसेरा या मानसेहरा दोनों नाम से प्रसिद्ध है अभिलेख। तो इनके 2 ही अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, और जितने भी अभिलेख इनके हैं दोस्तों, वह सभी अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि शाहबाज गढ़ी जो अभिलेख है यह किस लिपि में लिखा गया है दोस्तों, तो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मानसेहरा या मानसेरा अभिलेख, यह भी हमारी खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तो यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 2 ही लिपि जो है वह खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, और यह जो लिपि जो हमारा कहाँ प्राप्त होता है, तो कहाँ वर्तमान में जो है पंजाब में प्राप्त होता है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ प्राप्त होता है दोस्तों, पंजाब में यह लिपि प्राप्त होती है, जो हमारा जो है शाहबाज गढ़ी और मानसेरा लिपि। ठीक है, और जो इनके जितने भी लिपि है, जितने भी अभिलेख है, सब ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। क्योंकि यदि 2 ये पूछेगा दोस्तों, तो यह 2 ही हमारा खरोष्ठी लिपि में है, और कोई यदि अभिलेख पूछेगा तो वह सीधे आप उसको ब्राह्मी लिपि में मतलब बोल सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि जितने भी इनके या 2 को छोड़कर जितने भी अभिलेख अशोक के मिलेंगे वह सभी ब्राह्मी लिपि में है। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों कि लिपि इनकी 2 है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। 2 अभिलेख जो हमारी है ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते, खरोष्ठी लिपि में, और सभी लिपि उनकी जो है अभिलेख उनके जो है वह
ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। ठीक है, दो ही अभिलेख जो है उनका, एक है शाहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसेरा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि यह दोनों अभिलेख कहाँ प्राप्त होते हैं, तो यह दोनों अभिलेख वर्तमान में पंजाब में स्थित है। कौन सा? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख दोनों जो वर्तमान में पंजाब में स्थित है। ठीक, इसका जो समय है, ठीक है, जो इस अशोक का जो समय, अभिलेख लिखने का समय, वह कब से कब तक है दोस्तों, तो 269 ईसा पूर्व से 331 ईसा पूर्व तक। यानी अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 331 ईस्वी तक अपने अभिलेखों को लिखवाया। ठीक है, तो यह अशोक के अभिलेख का समय है दोस्तों, कब से कब तक है, तो 269 से 231 ईस्वी तक जो है अशोक ने अपने अभिलेखों को लिखवाया। ठीक है, इनके अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो इनके अभिलेख जो है कुछ बांग्लादेश में प्राप्त होते हैं, कुछ भारत में है, कुछ अफगानिस्तान में है, और जो है कुछ हमारे जो है पंजाब में है, अरे पाकिस्तान में है दोस्तों। कुछ हमारे अभिलेख इनके जो है ठीक है, कुछ अभिलेख जो है हमने बताया यहाँ पे पाकिस्तान में है, नेपाल में है। ठीक है, तो इनका जो है पूछेगा अशोक के अभिलेख हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो अशोक के अभिलेख जो है बांग्लादेश में प्राप्त होते हैं, भारत में प्राप्त होते हैं, अफगानिस्तान में प्राप्त होते हैं, पाकिस्तान और नेपाल, हर जगह इनके अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनके अभिलेखों की भाषा क्या है, ठीक है, यह भी प्रश्न होगा कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो प्राकृत भाषा है। ठीक है, लिपि दो है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। भाषा पूछेगा कि इनके अभिलेखों की भाषा क्या है दोस्तों, तो जो है प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, कब से कब तक इनके अभिलेख लिखे गए, 269 से 231 ईसा पूर्व तक इनके अभिलेख लिखे गए, किनके? अशोक के। ठीक है, नाम है अशोक का जो नाम प्राप्त होता है। ठीक है, अशोक के शिलाओं पर अशोक नाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो अशोक नाम यह हमें कहाँ से मिलता है कि कोई राजा था अशोक नाम का जो शिलाओं पर उल्लेख किए, तो उन्हीं के शिलाओं से हमें प्राप्त होता है कि अशोक का नाम जो है कोई अशोक नाम का सम्राट था। ठीक है, तो किनके शिलाओं से? अशोक के ही शिलाओं से। उन्होंने अपने शिलाओं पर अपना नाम अंकित करवाया है। ठीक है, तो उस शिलाओं पर उसने अपने नाम अंकित करा, उस शिला का क्या नाम है दोस्तों, तो उस शिला का नाम है मास्की। ठीक है, मास्की शिला है जिस पर उन्होंने अपना नाम अंकित कराया है। लेकिन कहा जाता है कि 3 शिला ऐसे हैं मुख्य रूप से जिस पर जो है इनके नाम हमें प्राप्त होते हैं। अशोक के नाम 3 शिलाओं पर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अशोक के शिलाओं पर अशोक का नाम प्राप्त होता है। ठीक है, और प्रियदर्शी राजा एवं देवनाम प्रिय नाम भी प्राप्त होता है। इन्हीं के शिलाओं पर, यानी कि अशोक के शिलालेखों पर अशोक नाम प्राप्त होता है दोस्तों, ये क्लियर है। और यह है कि अशोक को प्रियदर्शी राजा एवं देवना नाम प्रिय, इससे भी संबोधित किया गया है। तो यह भी जो है, यह उक्ति भी जो है अशोक के शिलाओं पर ही प्राप्त होती है कि प्रियदर्शी राजा भी कहा गया अशोक को और देवनाम प्रिय भी अशोक को कहा गया है। यह इन्हीं के अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट है, अशोक का नाम निम्नलिखित 4 अभिलेखों में प्राप्त होता है। हमने कहा दोस्तों कि अशोक का नाम अशोक मिला है, यह हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो उनके 4 अभिलेख जो हैं, जो वर्तमान में जो है उनके 4 अभिलेख ऐसे मिले हैं जिन पे यह प्राप्त होता है कि अशोक का नाम अभिलेख अशोक ही है। तो एक मास्की अभिलेख है, यहाँ पे मिला है कि कोई सम्राट नाम का अशोक है, अशोक था। और एक गुर्जरा है, यहाँ से भी प्राप्त होता है इनका नाम। एक उदय गोपाल है, यहाँ से भी हमें प्राप्त होता है अशोक का नाम। एक नैठुर अभिलेख है, यहाँ से भी प्राप्त होता है। यानी कि 4 अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, पहला मास्की, दूसरा गुर्जरा, तीसरा उदय गोपाल और चौथा नैठुर। ठीक है, और देवा नाम प्रिय जो है यह हमें मास्की से प्राप्त होता है। ठीक है, यह हमें मास्की से सिर्फ प्राप्त होता है। प्रियदर्शी राजा एवं देवना नाम प्रिय जो शब्द है यह हमें मास्की अभिलेख से प्राप्त होता है सिर्फ। ठीक है, और मास्की से अशोक नाम प्राप्त होता है और गुर्जरा से उदय गोपाल और नैठुर चारों से प्राप्त होता है। लेकिन प्रियदर्शी राजा एवं देवना नाम प्रिय या मास्की अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। आगे हमारा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा। ठीक है, अब अशोक के अभिलेख हैं, कुछ अभिलेख जैसे लिखे गए हैं वह पड़ा हुआ है इधर उधर। तो सबसे पहले किसने कहा कि अशोक के अभिलेख है, किसने खोजा। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा दोस्तों, तो एक टेम्पनेथेलर थे, टिम
टिफेनथेलर, ठीक है, टिफेनथेलर थे। इन्होंने जो है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजा। ठीक, तो इन्होंने खोजा, लेकिन किसने इसे पढ़ने का प्रयास किया और किसने पढ़ा? ठीक है, अशोक के अभिलेख सबसे पहले खोजे गए, तो जो गिरनार का जो जूनागढ़ अभिलेख है, वहाँ के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, किसने पढ़ा दोस्तों? तो इनके तो अभिलेख लिखे गए, खोजे, किसने खोजे? टिफेनथेलर ने खोजे सबसे पहले। और इसके अगला पॉइंट है कि अशोक के अभिलेख जो है, ठीक है, अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? हमने कहा कि सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में अशोक के प्राप्त होते हैं, तो उस ब्राह्मी लिपि जो लेख है उसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने कहा? तो विलफोर्ट ने किया। ठीक है दोस्तों, विलफोर्ट ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ नहीं पाया। ठीक है, किस लिपि में था वो अभिलेख? ब्राह्मी लिपि में। तो सबसे पहले खोजा टिफेनथेलर ने खोजा, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया? विलफोर्ट ने। ठीक है, किसने किया दोस्तों? विलफोर्ट ने सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसको सफलता मिली? ठीक है, 3 क्वेश्चन बनता है। खोजा किसी ने, पढ़ने का प्रयास किसी ने किया लेकिन पढ़ नहीं पाया, पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेस है, जेम्स प्रिंसेस ने जो है इस अभिलेख को पढ़ा 1837 ईस्वी में। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसको सफलता मिली? जेम्स प्रिंसेस को। और कब मिला? 1837 ईस्वी में इनको यह सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को खोज, ध्यान रखिएगा, सफलता किसको मिली पढ़ने में? जेम्स प्रिंसेस को। कब पढ़ा? 1837 में। कहाँ के अभिलेखों को पढ़ा? तो जूनागढ़ अभिलेखों को। जूनागढ़ के जो अभिलेख थे, गिरनार के पहाड़ी में जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको पढ़ने का प्रयास किया। किसको पढ़ा? जूनागढ़ अभिलेख को जो है पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। ठीक है, कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। किस भाषा में, किस लिपि में था? तो ब्राह्मी लिपि। यह अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, ये तीनों क्लियर हुआ। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसको सफलता मिली? जेम्स प्रिंसेस को 1837 में। वह जो है अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किस अभिलेख, कहाँ के अभिलेखों को पढ़ा? तो गिरनार के जूनागढ़ अभिलेखों को उन्होंने सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे 4-5 बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों। लिपि ब्राह्मी लिपि में है, वहाँ का अशोक के अभिलेख जो है जूनागढ़ के अभिलेखों में, और उसी अभिलेखों को जो है जेम्स प्रिंसेस से पढ़ा 1837 ईस्वी में। किसने पढ़ने का प्रयास किया? विलफोर्ट में। वह किस लिपि में थी? ब्राह्मी। उसी अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में थी, जो गिरनार की जूनागढ़ की उसी लिपि को जो है जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हुआ दोस्तों। आगे है अशोककालीन अभिलेख किस धर्म से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है अशोक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उसके अनुयायी थे। तो उनका जो है वो किस, तो ये यहाँ पे हुआ कि किस धर्म से संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अशोककालीन अभिलेख किस धर्म से संबंधित थे। तो उनके जितने भी अभिलेख है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि वह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन? अशोक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट कहता है अशोककालीन प्रमुख शिलालेख। ठीक है, यहाँ पे अशोककालीन जो है प्रमुख हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अशोककालीन प्रमुख शिलालेख। ठीक है, पहला अशोककालीन अभिलेखों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक जो है दीर्घ शिलालेख, एक लघु शिलालेख। ठीक है, अशोककालीन अभिलेखों को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। एक दीर्घ शिलालेख यानी बहुत जो बड़ा बड़ा शिलालेख था उसको, और एक लघु शिलालेख जो छोटा अभिलेख होता है, लेख होता है उसको। तो दीर्घ शिलालेख में कुल 18 जो है शिलालेख प्राप्त होते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, दीर्घ शिलालेख जो है कुल टोटल 18 थे, लेकिन वर्तमान में 8 प्राप्त होते हैं। ठीक है, और लघु शिलालेख जो है 33 है, 3 है। ठीक है, दीर्घ शिलालेख 14 है, लघु शिलालेख 3 है, लेकिन वर्तमान में जो है दीर्घ शिलालेख जो है 8 प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ अशोककालीन शिलालेख के 2 भाग हैं, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख 14 है, लघु शिलालेख 3 है, लेकिन वर्तमान में जो है 8 प्राप्त होते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया। आगे पढ़ते हैं कि दीर्घ शिलालेख जो 8 है वह कौन कौन से है, और लघु शिलालेख यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अशोक के दीर्घ शिलालेख,
ठीक है, क्या है, अशोक के दीर्घ शिलालेख है यहाँ पे दोस्तों। पहला है धौली शिलालेख, ठीक है, पहला क्या है, धौली शिलालेख है। यह कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। दो अभिलेख इनकी उड़ीसा में है, एक धौली शिलालेख, एक जो है हमारा जौगढ़ शिलालेख, ठीक है। दो शिलालेख इनका उड़ीसा में दोस्तों, धौली शिलालेख और जो है जौगढ़ शिलालेख, यह दोनों उड़ीसा में है। और दो शिलालेख इनका जो है पंजाब में है, एक शाहबाजगारी शिलालेख जो पंजाब में है, और एक मानसेरा या मानसेहरा शिलालेख जो पंजाब में है, ठीक है। यह दोनों जो है खरोष्ठी लिपि में है दोस्तों, हमने बताया खरोष्ठी लिपि में ये दोनों है शिलालेख, और सभी जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक, क्लियर। अशोक धौली शिलालेख उड़ीसा में प्राप्त होता है ब्राह्मी लिपि में। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पंजाब में है जो खरोष्ठी लिपि में है। मानसेहरा या मानसेहरा जो है शिलालेख पंजाब में है या खरोष्ठी लिपि में है। और ये चौथा हमारा है जौगढ़ शिलालेख, यह जो है उड़ीसा में हमारा है, ठीक है। कालसी शिलालेख एक है, यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड देहरादून में हमारा जो है कालसी शिलालेख है, हमें प्राप्त होता है जो उत्तराखंड देहरादून में है, ठीक है। अगला है सोपरा शिलालेख, महाराष्ट्र में है, पूछ लेगा। सोपरा शिलालेख कहाँ पे प्राप्त है, महाराष्ट्र में है। एरागुड़ी शिलालेख आंध्र प्रदेश में प्राप्त होता है। और गिरनार शिलालेख गुजरात जूनागढ़ की पहाड़ी प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है गिरनार शिलालेख। एरागुड़ी शिलालेख कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, सोपरा महाराष्ट्र, कालसी शिलालेख उत्तराखंड देहरादून में, जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा में, मानसेरा जो है पंजाब में, शाहबाजगढ़ी शिलालेख पंजाब में, ठीक है। यह सभी शिलालेख यहाँ पे मुख्य रूप से 8 जो है शिलालेख जो है दीर्घ शिलालेख है, यानी कि लंबी लंबी उस पर बातें लिखी गई हैं, बड़ी शिलालेख है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा 8 शिलालेख जो दीर्घ है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, धौली जो है शिलालेख है वह उड़ीसा में है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पंजाब में है। मानसेरा शिलालेख पंजाब में है। जौगढ़ शिलालेख जो है उड़ीसा में है, ठीक है। आगे है कालसी शिलालेख उत्तराखंड देहरादून में है। और जो है सोपरा शिलालेख महाराष्ट्र में है। एरागुड़ी शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात जूनागढ़ में है, ठीक। यहाँ पे हो गया 8 शिलालेख है। आगे चलते हैं कि हमारे यहाँ पे हो गया दीर्घ शिलालेख किसके, अशोक के। अब यहाँ पे लघु शिलालेख अशोक के हैं, 3 प्राप्त है मुख्यतः, तो जो है तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3 है, तीनों इम्पोर्टेंट है, पूछा गया पेपर में है। गुर्जरा शिलालेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भाब्रू शिलालेख कहाँ है, जयपुर बैराठ में। मास्की शिलालेख है तो कर्नाटक रायचूर में, ठीक है। तो मास्की शिलालेख, मस्की नहीं दोस्तों, मास्की यहाँ पे है, मास्की शिलालेख है। तो गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश में, भाब्रू शिलालेख जयपुर बैराठ में, मास्की शिलालेख कर्नाटक जो है रायचूर में प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, लघु शिलालेख है अशोक के, ठीक है। और इसमें नाम प्राप्त होता है अशोक का मास्की में नाम प्राप्त होता है, ठीक। आगे चलते हैं, अशोक के लघु शिलालेख हो गए दोस्तों। आगे है हमारा कि एक है अशोक द्विभाषी, इनके कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक नाम है अशोक का द्विभाषी शिलालेख, ठीक है। इनके जो है कुछ बातें अशोक के हैं, तो अशोक के द्विभाषी शिलालेख प्राप्त होता है। तो यह वर्तमान में हमारा शिलालेख कहाँ पे है, ठीक है। तो अशोक का द्विभाषी शिलालेख प्राप्त होता है, तो इसका स्थान है वर्तमान में यह गंधार अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है, वर्तमान में जो अशोक का द्विभाषी शिलालेख है यह वर्तमान में दोस्तों गंधार अफगानिस्तान में प्राप्त है। इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा ग्रीक अराइक है, ठीक है। क्या है, ग्रीक अराइक इसकी भाषा है। किसकी, जो अशोक की द्विभाषी अभिलेख है इसकी भाषा ग्रीक अराइक है, और यह गंधार अफगानिस्तान में पाया जाता है। इसकी लिपि ग्रीक लिपि है, जो द्विभाषी अभिलेख है इसकी लिपि जो है ग्रीक की लिपि है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिपि चेंज हुई है। अशोक का द्विभाषी शिलालेख है, ग्रीक लिपि है। इसमें विषय क्या है, विषय अहिंसा का महत्व, यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का क्या महत्व होता है, अहिंसा से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है, यह सभी बातें जो है अशोक के द्विभाषी शिलालेख में प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह पूछ लेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अशोक का दो द्विभाषी शिलालेख है वह कहाँ पे वर्तमान में है,
तो वर्तमान में गंधार अफगानिस्तान में है। उसकी क्या भाषा है, तो ग्रीक अराइक भाषा है। लिपि क्या है, ग्रीक लिपि है। विषय क्या है, अहिंसा का महत्व। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप सभी को। आगे चलते हैं, अशोक का द्विभाषी शिलालेख हो गया। आगे चलते हैं कि अशोक का मास शिलालेख। ठीक है, ये कि इनका अशोक का मास की शिलालेख प्राप्त होता है। मास की है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, मास्की शिलालेख। ठीक, बिंदी नहीं रहेगा। मास्की शिलालेख अशोक का जो है, तो यह कहाँ पे है, तो रायचूर कर्नाटक में हमने बताया। भाषा क्या है, प्राकृतिक है। लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो पहले बता दिया मास्की जो शिलालेख है अशोक का, वह कर्नाटक रायचूर में है। उसकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, अशोक के जितने भी शिलालेख है उसकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी लिपि है, सिर्फ 2 अभिलेखों को छोड़कर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है रुमनदेई अभिलेख स्तंभ लेख। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि रुमनदेई जो शिलालेख है, अभिलेख है, वह स्तंभ लेख है। इसको ध्यान रखिएगा, शिलालेख नहीं है दोस्तों, स्तंभ लेख है। स्तंभों पर लिखा गया है, खंभा है उस पर लिखा गया है, इसलिए रुमनदेई अभिलेख जो है स्तंभ लेख कहा गया। यह कहाँ है, तो वर्तमान में यह नेपाल में है। इसकी भाषा क्या है, प्राकृतिक भाषा है। इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। और इसमें विषय क्या है दोस्तों, तो लुम्बिनी यात्रा को कर मुक्त करना। ठीक है, यहाँ पे यह कहा, इस स्तंभ पे लिखा गया है कि जो लुम्बिनी यात्रा है, जो लोग लुम्बिनी के लिए यात्रा करेंगे उसमें किसी प्रकार का कोई कर या टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यह स्तंभ लेख है। ठीक है, रुमनदेई अभिलेख जो है स्तंभ लेख है, यह जो है नेपाल में प्राप्त होता है। इसकी भाषा प्राकृत है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। और इसमें विषय क्या है दोस्तों, तो इसमें विषय है कि लुम्बिनी यात्रा को कर मुक्त करना, यानी किसी प्रकार से जनता से किसी प्रकार का कोई यात्रा नहीं लेना है, यात्रा कर नहीं लेना है जो यहाँ के लिए आएंगे। ठीक है, तो इस जो है रुमनदेई अभिलेख स्तंभ में वर्णित है, लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यह क्लियर हो गया होगा परीक्षा दृष्टि से। तो यहाँ पे यह जो है स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख है, नेपाल में स्थित है, प्राकृतिक भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, लुम्बिनी यात्रा को कर मुक्त करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अशोक का भाब्रू अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा था कि अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है वह सबसे बड़ा अभिलेख है, यानी कि जो लघु इसको अभिलेखों में शामिल किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है अशोक को हमने बता दिया, क्लियर कर दिया दोस्तों कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ पे, और जो है अशोक के अभिलेखों में क्या शामिल है। ठीक है, कौन से अभिलेख हैं, दीर्घ है, कौन सा लघु अभिलेख है, किसमें क्या क्या प्राप्त होता है, यह सभी बातें हमने यहाँ पे आज बता दिया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं नेट के पेपर में, यूजीसी पीजीटी के पेपर में दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न उत्तर के रूप में हम इसको नहीं ले आ पाए, हम सोचा कि इसको जो है इसी तरह बता दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ठीक है, आगे कुछ हम फिर नया लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृताय। थैंक यू।